वही हाल अभी पोटास और टीएपी का है, जिसमें लोग बता रहे हैं कि 500 से 800 रुपए तक ब्लैक हो रहा है और वो भी मिल नहीं रहा है। दूसरी जो किसानों की यहाँ बड़ी समस्या है वो है फसल का दाम न मिल पाना। जैसे धान की कटनी अभी हो गई है, जब हम लोग घूम रहे हैं 2040 रुपया सरकार के हिसाब से धान का समर्थन मूल्य है, लेकिन ज्यादातर किसान मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं जो 1100 से 1300-1350 में अपना धान बेच रहे हैं। यही हाल गन्ने का भी है। गन्ने की जो 3 प्रमुख वैरायटी इस जिले में लोग बो रहे हैं, उसमें जो पहली कैटेगरी की वैरायटी है, जो मिल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं या मिल वाले प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को कहना है कि उसमें रोग ज्यादा लग रहा है और वो गन्ना सूख भी रहा है तेजी से, तो उससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी के गन्ने हैं, जिसको मिल वाले कम दाम पर ले रहे हैं और कम दाम के साथ साथ बाद में लेते हैं, ये दोनों ही समस्या लोगों ने बताई। इसके साथ गन्ने के वजन में जो चोरी हो रही है, हर ट्रेलर में करीब करीब 5 क्विंटल का मिल के द्वारा चोरी होना या गलत वजन करना, ये लोग आम समस्या लोगों ने बताई। जो पर्ची का सिस्टम है मिलों में, उसको लेकर लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बताया, जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अब मोबाइल का पर मैसेज से वो सिस्टम हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जो छोटे कृषक हैं जो गन्ना उत्पादन से जुड़े हुए हैं, वो आज भी पर्ची वाली व्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं और किसी न किसी बिचौलिए के माध्यम से ही वो अपना गन्ना बेच पा रहे हैं। तीसरी जो लोगों ने समस्या किसानों ने बताई कि यहाँ पर त्रिवेणी कैनाल वाला जो एरिया है, उसमें पानी का नहीं पहुंचना, या यहाँ पर भी, जहां हम लोग नौतन में बैठे हैं, यहाँ पर भी लोगों ने बताया कि नहर तो है लेकिन पानी पहुंचता नहीं है। तो पश्चिम चंपारण के एक बड़े भूभाग में पानी खेतों का सिंचित नहीं होना, हालांकि यहाँ नहरों का एक तरह से जाल बना हुआ है, लेकिन वो नहर कामयाब नहीं है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, ये भी ज्यादातर पंचायतों में लोगों ने बताया। एक और जो बड़ी बात लोग यहाँ बता रहे हैं कि पश्चिम चंपारण के बारे में लोग ऐसा नहीं समझते कि ये बाढ़ग्रस्त जिला है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर पानी रुकता नहीं है। सरकार का बाढ़ का जो परिभाषा है कि 3 दिन तक पानी अगर जमा रहे तभी सरकार उसको बाढ़ग्रस्त मानती है। पश्चिम चंपारण में ज्यादातर किसान ऐसे बाढ़ को फेस कर रहे हैं जो 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, फसल बर्बाद करके चला जाता है। तो यहाँ किसानों को दोहरी मार पड़ रही है, बाढ़ का नुकसान भी है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो उनको राहत मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। कुल 26 या 27 नदियों के नाम अभी तक लोगों ने मुझे लिखवाए हैं, जैसे गंडक और मसान, ये 2 बड़ी नदियां हैं जिसकी वजह से बाढ़ और कटान दोनों समस्या अलग अलग एरिया में लोगों ने बताया। मसान नदी के बारे में तो कम से कम 8 या 9 पंचायतों में लोगों ने मुझे बताया, और लाखों एकड़ जोत वाले किसान उससे परेशान हैं। या तो वहां बाढ़ आता है या कटाव होता है या नदी अपना रुख बदल देती है। ऐसा लाखों एकड़, हजारों एकड़ तो जरूर जमीन वाले लोग हैं। 8 या 9 पंचायत में लोगों ने बताया। वहां इसी तरह चौमुखा से जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये जो एरिया है बैरिया नौतन का, इसमें गंडक से होने वाले नुकसान और गंडक के कटाव, गंडक से बाढ़ की बात बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। ये बात लोगों ने बताई। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मसान और गंडक के अलावा करीब करीब 26 छोटी बड़ी नदियों के लोगों ने नाम बताए, जिनकी वजह से लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है, अपने फसलों का नुकसान होता है। और ये ज्यादातर नदी ऐसे हैं जो पेपर पर बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन जब भी नेपाल में पानी होता है या वहां से बैराज से पानी छोड़ा जाता है, तो कई गांवों में उसकी तबाही होती है और ज्यादातर गांवों में लोगों को इससे कोई राहत नहीं है, कोई फौरी राहत नहीं है। चौमुखा वाले एरिया में मतलब बड़ी संख्या में जो कटाव से लोग, गंडक के कटाव से विस्थापित होकर रोड के किनारे रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता के नाम पर पिछले 10 साल में उनको पॉलिथीन छोड़कर कुछ नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला। पूरा का, जैसे बड़की चौमुखा में 8 नंबर एक वार्ड है, यादव समाज के लोगों की बस्ती है, पूरी बस्ती डूब के खत्म हो गई आज से 15 साल पहले। लोग रोड पर ही रह रहे हैं और विस्थापितों की एक बहुत बड़ी संख्या मुझे पूरे पश्चिम चंपारण में, चाहे वो मसान के कटाव की वजह से विस्थापित हो बजरा वाले एरिया में, या फिर गंडक के कटाव की वजह से, तो विस्थापितों की एक बहुत बड़ी संख्या इस जिले में है, जिस पर
कहीं कोई गंभीर चर्चा या प्रयास होते हुए कम से कम मैंने नहीं सुना देखा है। एक जो और बड़ी समस्या जमीन और किसानी से लेकर है कि चंपारण में बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। पिछले 30 वर्ष में अलग अलग सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा करीब करीब लोगों का अनुमान है कि 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जमीन के, भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए, लेकिन उसमें करीब करीब 100% लोगों को जिनको पट्टा मिला है उनको जमीन पर अधिकार नहीं मिला है। और ये एक बड़ी बात है कि अगर एक जिले में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा दिया गया, और वो कोई आजकल नहीं, बरसों से, दशकों से, कई जगह तो मुझे लोग ऐसे मिले 20-20 साल पुराना पट्टा का कागज दिखाया उन्होंने, उनको पट्टा तो मिल गया है लेकिन उनको जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। जमीन आज भी जो जोत है, जो ओरिजिनल जिनके हाथ में था उनके हाथ में बना हुआ है। जो भूमि की समस्या है यहाँ पर, लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को, लैंड के ओनरशिप को लेकर इस जिले में बहुत बड़ी समस्या है। जो गरमजरुआ जमीन जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो भूमि के मालिक हैं उनकी भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेट्स बहुत रहे हैं। तो जमीन को लेकर हर जगह, जमीन के ओनरशिप को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसके मालिकाना हक को लेकर पश्चिम चंपारण में मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, और इस पर भी मैंने कभी कोई चर्चा, कोई प्रयास होते हुए अभी तक किसी सरकारी स्तर पर तो कम से कम नहीं देखा है। ये 3 जो बातें, और एक यहाँ जो उत्तरी पश्चिम चंपारण का जो उत्तरी हिस्सा है, जो थरवट का एरिया है, उसमें जो पत्थर बालू की समस्या है, जो वन राज्य अधिनियम के लागू नहीं होने की वजह से पत्थर के कारोबार के बंद हो जाना, लोगों की जो बालू मिट्टी अपने जरूरत के लिए थी उस पहुंच से बाहर हो जाना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अभी भी उस चीज से समझ नहीं पाए हैं कि वन, जो यहाँ वन राज्य अधिनियम है, उसको लागू कैसे होना है। शायद सरकार ने उसको पूरी तरीके से नोटिफाई नहीं किया है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को अपने बालू के लिए, मिट्टी के लिए, लकड़ी के लिए उनको या तो परेशानी है, या अगर वो जंगल से उठाकर लाते हैं तो पुलिस परेशान करती है, पैसा लेती है। इस तरह की बात भी थरवट में, पूरे एरिया में हुआ। लेकिन थरवट से अलग हटकर भी जो पत्थर के कारोबार वाले लोग हैं, जो पत्थर के व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, उन लोगों की भी ये समस्या रही है। उनका ये कहना रहा है कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की और आर्थिक स्थिति की जिले में नुकसान हुआ है। एक इससे जुड़ा हुआ मामला जो समझ में आया कि जो नेपाल से पत्थर आता है नदियों के माध्यम से, अगर आपने पत्थर उठाना बंद कर दिया, ये पत्थर उद्योग पर्यावरण के नाम पर जो बंद कर दिया गया है, वहां से पत्थर उठ भी नहीं रहा है, तो वो नदियों का जो बेड है वो ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि कटाव की एक नई समस्या शुरू हो गई है। कई ऐसे गांव, कई ऐसे पंचायत जहां आज से 15 साल 20 साल पहले कटाव का कोई नामो निशान नहीं था, वो नदियों में नीचे पत्थर के बढ़ने से, चूंकि वो पत्थर उठ नहीं रहा है, तो नीचे से नदी का जो बेड है वो बढ़ता चला जा रहा है, और पानी जब आता है तो उससे वो अनकंट्रोल्ड वाटर आने से कई जगहों पर नए कटान की समस्या यहाँ पर शुरू हो गई है। ये बातें जो मैंने चंपारण को लेकर स्पेसिफिक हैं, जो जमीन पर दिखी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है, अफसरशाही से लोग त्रस्त हैं, चीनी मिल बंद है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये हालत है कि ज्यादातर लोग इस जिले से गोरखपुर और कुशीनगर जाते हैं, और जो पूरा ठकराहा, पिपरासी, मधुबनी वाला एरिया है, जो 4 ब्लॉक है, वो एक तरह से जिले से पूरा कटा हुआ है। बगहा अलग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस तरह की जो मांग है, जो कि ज्यादातर लोगों को पता है, उसको मैं दोहरा सकता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें तो सुन ही रहे हैं हम लोग। जो बातें मैंने आपको पहली बताई वो ऐसी बातें जो कि जमीन पर आप जाएंगे तो सुनने को मिल रही हैं। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को जरूर पता होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को लेकर जो लोगों ने अभी तक साझा किया है, इंदिरा आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अभी है, उसमें ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि करीब करीब 25 से 40 हजार रुपए तक उनको पीसी के तौर पर देना पड़ता है, और ज्यादातर गरीब आदमी गांव में इस सुविधा का उसको लाभ नहीं मिला है। जो लोग मिले, जो झोपड़ियों में, मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, वो आज भी यही बता रहे हैं कि इनको इंदिरा आवास योजना में किसी जमाने में 20 हजार रुपया मिला था,
अब जो नई योजना है जिसमें 1,40,000 रुपया मिलना है, उसके बेनिफिशियरी, उसके लाभार्थी बहुत कम संख्या में हैं। जो हैं वो भी बता रहे हैं कि उनको 30,000, 35,000, 25,000 रुपया घूस के तौर पर देना पड़ता है। एक नई योजना लोगों ने जो बताई कि जो पुराने इंदिरा आवास के लाभार्थी हैं उनको शायद सरकार ने कोई योजना शुरू की है जिसमें 50,000 रुपया उन घरों को अपग्रेड करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन इसकी जानकारी ज्यादातर अभी जनप्रतिनिधियों के लेवल पर ही है, लोगों को इसकी ना जानकारी है ना किसी को ये पैसा अभी मिला है, कम से कम मुझे तो नहीं दिखा। आवास के बाद जो दूसरी बड़ी समस्या लोगों के पास है वो नालियों और गलियों की है। एक जो धारणा बन गई है कि इस नीतीश जी के राज में, शासनकाल में 2 चीजों में सुधार हुआ है, रोड और बिजली। इन दोनों चीजों को लेकर मैंने जो देखा पाया वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। सड़क जो है वो नेशनल हाईवे तो बन गया है, लेकिन जो ग्रामीण सड़क है उसकी हालत इतनी खराब है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। चाहे वो नवलपुर बेतिया हो, ये नौतन के एरिया में तो खैर सारा ही रोड टूटा हुआ है। यहाँ से नौतन से बेतिया 9 किलोमीटर है, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं बता रहे हैं या ग्रामीण बता रहे हैं कि ये 9-10 किलोमीटर जाने में करीब 45 मिनट आपको समय लगता है गाड़ी से। तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति भयावह है। मैं 39 दिन से पैदल चल रहा हूं, मुझे 2 या 3 ऐसे गांव मिले जहां गांव के अंदर की जो सड़क है वो सही हालत में है, बाकी ज्यादातर गांव में ग्रामीण सड़क बिल्कुल ही बदहाल स्थिति में है। आप लोग रोज चलते हैं, गांव में रहते हैं, आपको ज्यादा समझ होगी इसकी। जो 7 निश्चय में कहा गया कि नालियों और गलियों का गांव में पक्कीकरण कर दिया जाएगा, नाली गली की तो बात छोड़ दीजिए, जो मेन सड़क है ग्रामीण सड़क उसकी भी हालत बहुत बदहाल है। कई जगहों पर लोगों ने बताया कि पिछले 4 साल, 5 साल, 8 साल में सड़क की ना मरम्मती हुई है, ना नए सड़क बनाए गए हैं। जो पुराने सड़क बनाए गए थे आज से 10 साल पहले, वो सड़क टूट गया है या उसकी हालत खराब है। दूसरी जो एक बिजली की बात है, जरूर बिजली हर जगह दिखी, हर गांव में बिजली पहुंची है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिजली के साथ साथ, बिजली पहुंचने के साथ एक नई समस्या जो हम लोग गांव देहात में हर जगह सुनने को मिला हम लोगों को, वो है गलत बिजली बिल का। हर गांव में ऐसे लोग मिले जो बता रहे हैं कि उनको गलत और बहुत बढ़ाकर बिल आ रहा है। 5,000 से 70,000 रुपए तक लोगों ने अपने बिल दिखाए हैं मुझे। लोगों का ऐसा कहना है कि चाहे वो 2 बल्ब जलाएं या 5 बल्ब जलाएं, उनका बिल 4,000, 5,000 से ज्यादा और कहीं कहीं 60,000, 70,000 रुपए तक आया है। एक बार अगर बिल ज्यादा आ गया तो उसके बाद आपके पास लोक अदालतों का चक्कर लगाने को छोड़कर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो किसी भी तरीके से जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन पर फौजदारी के, बिजली के बिल को लेकर फौजदारी के केस किए गए हैं, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग गए हैं। तो बिजली के बिल को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या और परेशानी लोगों ने हर जगह बताया। इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हम लोग बिहार में जानते हैं कि पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। मैं अपने जितने भी मेरी वार्ताएं हो रही है उसमें मैं ये बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जो एक खुद स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना शायद उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे बड़ी नाकामी है। पूरे जो अभी मैं 39 दिन से पैदल चला हूं, ज्यादातर जगहों पर जहां पर बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं, जहां दोनों है वहां पर बच्चे नहीं है। तो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही धराशायी है। ज्यादातर कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा जहां बिल्डिंग है, शिक्षक है, बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है, प्रेयर हो रहा है, असेंबली हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। स्कूल अगर है तो वहां खिचड़ी बट रही है। जो कॉलेज है, यहाँ पर जो 2, 4, 5 कॉलेजेस को मैं देख पाया हूँ, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन तो हैं, लेकिन लोग वहां पढ़ाई नहीं कर रहे, वहां क्लास नहीं हो रहा है। वहां पर सिर्फ पूछने पर पता चलता है कि परीक्षा होती है, डिग्री बढ़ती है। इसीलिए मैं इसको एक लाइन में कहता हूँ, मेरा 40 दिन का जो अनुभव रहा उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं, पढ़ाई में दोनों जगह में कहीं नहीं हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चूंकि मैं जिन गांवों पंचायतों में जा रहा हूं ये इतने निचले स्तर पर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं। ब्लॉक या उसके ऊपर स्तर पर कुछ होगा तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।
पंचायत के स्तर पर जो सब सेंटर वगैरह है वो कहीं पर कोई फंक्शनल नहीं है। पूछने पर ग्रामीण ज्यादातर यही बताते हैं कि अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो ब्लॉक हेडक्वार्टर पर या बेतिया जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादातर लोग जो हैं वो यूपी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर डिपेंडेंट हैं। कुशीनगर, गोरखपुर जाते हैं। यहाँ से जाने के लिए अलग अलग जगहों से लोगों ने बताया कि 5,000 से 12,000, 15,000 रुपए तक लोगों को एम्बुलेंस या किराए की गाड़ियों पर खर्च करना पड़ रहा है। तो ये एक जो समस्या है स्वास्थ्य को लेकर कि इस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ज्यादातर लोग यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आश्रित हैं, बजाय इसके कि वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार की बात मैंने कर दी, किसानों की बात मैंने आपको कर दी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन वाले मैं महिलाओं से मिलता हूं और उनको 400 रुपए सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब करीब 100% लोगों ने मुझे बताया कि जो 400 रुपए मिल रहे हैं उसमें से भी 20 रुपए पीसी के तौर पर काटे जा रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर। अब बताइए कि जब 400 रुपया में से भी 20 रुपए चोरी हो रही है तो सरकार और सरकार के योजनाओं का आप आकलन कर सकते हैं। एक और बात, जो 2 बड़ी योजनाएं हैं सरकार की जिस पर बड़ी चर्चा हुई है, एक तो है शौचालय की बात। मैं जितने दिन से चल रहा हूं, पैदल ही चल रहा हूं, तो गांव से निकलता हूं, दोनों ज्यादातर गांव में जिसको ओडीएफ घोषित कर दिया गया है वो बिल्कुल पेपर की बात है। ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी है, बिना नाक पर गमछा बांधे आप गांव से नहीं निकल सकते हैं। पूछने पर पता चलता है, जो जनप्रतिनिधि साथ में चल रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि सरकारी दबाव में या अफसरों के दबाव में ओडीएफ के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। शौचालयों को लेकर लोगों ने जो बताया पश्चिम चंपारण में कि 2,000 से 6,000 रुपए तक सरकारी अफसर या जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने पैसा लिया और 12,000 रुपया परिवार को रिलीज कर दिया। और परिवार जिसने पैसा लिया उसने शौचालय बनाया नहीं या उसका कोई उपयोग नहीं किया, और अफसर जो है वो 2,000 से 6,000 रुपए प्रति परिवार या प्रति बेनिफिशियरी उनकी वसूली हो गई। तो शौचालयों को लेकर, ओडीएफ को लेकर जो सरकार का दावा है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, ये पूरी तरीके से झूठ है। आप लोग स्वयं देखते होंगे, मैं तो रोज देख रहा हूं। इसके अलावा एक और बड़ी योजना जिसकी बड़ी चर्चा है वो है नल के जल की योजना। नल के जल योजना जो 2015 में 7 निश्चय का हिस्सा था, इस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। 39 दिन पैदल चलने के बाद मुझे अभी तक 3 वार्ड ऐसे मिले जहां हर घर नल के जल की योजना बनने से लेकर अभी तक सुचारू तरीके से बनी है और चल रही है। ज्यादातर जगहों पर या तो योजना ठीक से बनी नहीं, बनी तो चली नहीं, और चली तो फिर थोड़े दिन के बाद रुक गई। कुछ एरिया जहां पर यहाँ आर्सेनिक अफेक्टेड है वहां पर पीएचईडी के जिम्मे ये काम है, वहां पर भी लोगों की शिकायतें ऐसी ही हैं। घरों में नल से पानी ज्यादातर, मैं ये अभी तक के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा घरों में लोगों ने पानी नहीं मिलने की बात बताई है। तो ये दोनों जो शौचालय और पानी की योजना है वो मैंने आपको बता दी। शिक्षा, स्वास्थ्य को कवर कर दिया। उससे पहले यहाँ पर पत्थर वाली जो समस्या है वो, दूसरी जो किसानों की समस्या है वो, उसके बारे में आपको बताया। ऊपर जो पलायन की समस्या पूरे जिले में है वो बताया। अफसरशाही, भ्रष्टाचार की जो विषय है वो आपको कवर किया। इसके अलावा हर पंचायत में अलग अलग लोगों ने समस्याएं बताई हैं। कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, कहीं नहर में पानी नहीं है, कहीं विद्यालय नहीं है। तो उस हर वो जानकारी को हम लोगों ने संकलित किया है। और जो पूरे पदयात्रा का उद्देश्य है कि एक जो उद्देश्य है कि हर पंचायत का वहां के समस्याओं और वहां के संभावनाओं के आधार पर जो लोगों ने सुझाव दिए उसके आधार पर विकास की एक नई योजना पंचायत वाइज बनाई जाए, उसको बनाया जा रहा है। और प्रयास ये है कि जब पदयात्रा खत्म होगी तो
बिहार के 8,500 पंचायत और 2,000 नगर क्षेत्रों का वहां के स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर, लोगों के सुझाव के आधार पर 10,500 अलग अलग विकास का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए। बेतिया पश्चिम चंपारण में भी जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये पश्चिम चंपारण छोड़ने से पहले इस काम को पूरा हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं 3 दिन के बाद आज यहाँ रुका हुआ हूँ। ये रुकने का मकसद यही है, इसको हम लोग संकलन का दिन कहते हैं, कि पीछे के जो पंचायतों से जो जानकारी मिली उसको यहाँ संकलित कर लें, जो लोगों के सुझाव हैं उनको उसको समझ लें, देख लें, और उसके आधार पर जिन पंचायतों से हम लोग गुजरे उन पंचायतों का एक विकास का जो ब्लूप्रिंट है, जो समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित है, उसको बनाकर यहीं पर उसको फाइनल कर लें। मैं 10 तारीख को बेतिया में पहुंचूंगा, 10 की रात को, और उसके बाद वहां हम लोग 3 दिन रुकेंगे। जिले के स्तर पर इसका पूरा संकलन, जितने लोग जन सुराज से जुड़े हैं, जो लोगों ने सुझाव दिए, जो समस्याओं के बारे में बताया, उसका सारा संकलन 3 दिन में करेंगे। और 13 तारीख को जिले का जो पदयात्रा का सम्मेलन है, अधिवेशन है, उस पर इसकी चर्चा करेंगे। उसमें एक चीज और तय किया जाएगा कि जो लोग चंपारण में, पश्चिम चंपारण में इस पूरे अभियान, इस सोच से जुड़े हैं, उनको हम लोग बुला रहे हैं, उनसे वोट करके ये सुझाव मांगा जाएगा कि क्या इस अभियान को दल में कन्वर्ट किया जाए, परिवर्तित किया जाए या नहीं। तो वो उनका मत भी आपको पब्लिक के सामने दिखेगा कि पश्चिम चंपारण में जनसुराज की सोच और इस अभियान से जुड़े हुए लोग जो बेतिया के 13 तारीख के रविवार को सम्मेलन में आएंगे, उनका मत क्या है कि इस अभियान का आगे रास्ता क्या होना चाहिए, क्या कुछ हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया कर्मियों ने ऐसा घोषित किया है कि 12 तारीख को पार्टी बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 13 तारीख को सॉरी हम लोग 11, 12, 13 3 दिन बेतिया में इसलिए बैठ रहे हैं कि बेतिया में जो कुछ देखा, सीखा, समझा, उसका संकलन कर ले। जो लोग पूरे इस पश्चिम चंपारण से इस सोच से जुड़े हैं, उनके मत को फिर से जान लें, और पार्टी बनाने को लेकर, राजनीतिक दल बनाने को लेकर उनका जो मत है उसको पेपर पर वोट करके, बैलेट के माध्यम से इकट्ठा कर ले। और ये प्रक्रिया हर जिले में दोहराई जाएगी, तभी एक निर्णय लिया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा, दल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन चलाएगा, क्या किया जाएगा। ये सारी बातें कम से कम आधा बिहार हो जाए, जब ये लगे कि नहीं बिहार के ज्यादातर लोग जो निर्णय मिलकर करेंगे उसी को किया जाएगा। तो इतनी सूचना मैं अपनी ओर से देना चाहता था। वो आपके जो अगर प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जन सुराज पद यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि आपने उनसे कहा था कि आप अपनी पार्टी जो है कांग्रेस में विलय कर लीजिए, और उसके बाद भी आप जो है बिहार में ये जो है पद यात्रा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश जी के इस बयान पे मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस के विलय वाली बात पर अगर मैं जो सही बात है उसका खुलासा कर दूं तो उनको बहुत एम्बैरेसमेंट की स्थिति हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए। तो मेरा एक अपना स्वभाव है, जो बातें प्राइवेट में है उसको प्राइवेट में ही रखना चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको पूछ रहा हूं, अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस से उनकी वार्ता या विलय के प्रश्न पर वो पब्लिकली डिबेट करना चाहते हैं, तो मैं सारे डिटेल जारी कर देता हूं, फिर उनके लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैं वो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। नीतीश जी की देखिए उनकी उम्र हो गई है, तो थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं और बोलने कुछ जाते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। जिस वक्तव्य का आप हवाला दे रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और उसी में ये भी कह दिया कि मैं उनकी पार्टी को कांग्रेस में विलय कराने के लिए कह रहा था। तो दोनों बात तो मतलब सिरे से उल्टी है। अगर मैं बीजेपी का हूं तो उनकी पार्टी को बीजेपी में विलय कराऊंगा ना, कांग्रेस में क्यों विलय कराऊंगा। और अगर कांग्रेस में विलय की मैं बात कर रहा था तो मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हुआ। तो पहले वो तय कर ले कि कहना क्या चाहते हैं। नीतीश जी बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, फिर 5 मिनट बोलते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, फिर 5 मिनट कुछ बोलते हैं। तो भाई ये उम्र का असर है, अकेले पड़ गए हैं सामाजिक राजनीतिक तौर पर। जब आप की उम्र हो जाए, आप अकेले पड़ जाए तो घबराहट स्वाभाविक है, और इसी घबराहट में बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। तो उस पर बहुत कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया। पदयात्रा शुरू होने से पहले नीतीश कुमार जी ने मुझे बुलाया, मेरी उनसे बात हुई, लंबी बात हुई, मीडिया की जानकारी में है। मैंने उनको स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि मैं पदयात्रा करने की जो मैंने घोषणा की है, जनसुराज अभियान की जो घोषणा की है,
इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चाहे जो नीतीश कुमार जी या दूसरे कोई भी दल कोई भी प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए, ये पीछे हटने का सवाल नहीं है। आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये भी मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ये 2021 में घोषणा की है कि मैं किसी दल और नेता के साथ अब मुझे काम ही नहीं करना है। जिस दिन 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, उसी दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि मुझे अब वो काम नहीं करना है। हाँ, उसके बाद 1 साल सोचने समझने जांचने परखने के बाद तय किया कि भैया अब दल और नेता के साथ नहीं, जनता के साथ काम करना है। उसी अभियान के तहत हम बिहार आए हैं। अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर, सब कुछ छोड़कर जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं था कि मैं बिहार में रहूंगा। अब तो वो देख रहे हैं कि मैं गांव गांव घूम रहा हूं। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि कौन विधायक, कौन एमपी, कौन नेता यहाँ गांव गांव घूम रहा है। जो लोग 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार से विधायक हैं, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर बिना कागज देखे हुए अपने विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के सारे पंचायतों का नाम बता दे तो आप जो कहिए वो मैं मान लूंगा। उनको तो ये नहीं पता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पंचायत कौन कौन से हैं और वहाँ क्या समस्या है। मैं तो हर गांव जा रहा हूँ और जाकर कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं सीखने का, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों की भावना सुनना चाहता हूँ, उनसे देखना चाहता हूँ कि उनकी क्या परेशानी है। बेकार का अफसर्स के बीच में बैठकर और लाल फीताशाही करना, बड़ी बड़ी बात करना पटना में बैठ के, जमीनी सच्चाई ये है कि लोगों की हालत, लोगों की जिंदगी बहुत दुरूह स्थिति में लोग जी रहे हैं, बहुत गरीबी में जीत रहे हैं, बहुत कठिनाई में जी रहे हैं। अगर हम और आप ये बात नहीं मानते हैं तो जनता के साथ हम और आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। एक सवाल है, जैसे मान लीजिए पूरे बिहार का भ्रमण करने के बाद आपकी पार्टी के समर्थक अगर मान लीजिए जितने भी आपके साथ समर्थक कहते हैं कि पार्टी का गठन कीजिए, अगर 2025 में ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा हो जाता है और आपको अलायंस के साथ सरकार बनाने की नौबत आ जाती है, तो उस समय आप किसके साथ जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने 2-3 चीजें, अभी मेरी कोई पार्टी, मैंने ये भी कहा कि जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए लोग अगर मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना है और दल बन भी गया, तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, किसी एक परिवार, किसी जाति का नहीं होगा। वो उन सारे लोगों का दल होगा जो इस सोच से जुड़कर इस दल को बना रहे होंगे। क्योंकि वो हमारे वर्कर तो है नहीं, ये वो सारे लोग होंगे जो इस नई सोच से जुड़कर नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। वो उसके संस्थापक होंगे। वही लोग मिलकर तय करेंगे कि इस दल की प्राथमिकता क्या होगी, इसका संविधान क्या होगा, इसके पदाधिकारी कौन होंगे, इसका नेता कौन होगा। मैंने ये भी कहा है कि आप ये नहीं मानकर चलिए कि मैं इस दल का नेता होऊंगा। दल का नेता उसको होना चाहिए जिसको सब लोग मिलकर तय करें, जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति है, जो बिहार का सबसे विश्वसनीय चेहरा है, उसको लोग चुनेंगे, उसको वो दल का नेता होगा। जहां तक आपने बात कही कि अगर दल बन गया, चुनाव हुआ, उसमें कितना सीट आएगा, कौन गठबंधन करेगा, तो आप इतना मानकर चलिए, ये जो पूरा प्रयास है, ये दल बनाकर कुछ एमएलए सीट जीतने का प्रयास नहीं है, ये नई व्यवस्था खड़ा करने का प्रयास है। अगर, और मैं उस अगर के अंदर अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर दल कभी बना, चुनाव लड़ा गया, तो आप मानकर लिख कर ले लीजिए, या तो उस दल को पूरी स्वीकार्यता मिलेगी और उसको इतने सीट मिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा, या फिर लोग सिरे से इसको नकार देंगे और जो पुरानी व्यवस्था है उसमें बने रहेंगे। बीच का ये रास्ता ही नहीं है। ये जो पूरी रणनीति है, पूरी स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं नहीं देखता हूं कि ये दल बन जाएगा और उसको 10, 20, 50, 100 सीट आएगा। अगर तो सीट आएगा तो इतना आएगा कि आप गिन नहीं पाएंगे, और नहीं तो शायद 0 सीट आए, जनता नकार देगी कि नहीं भाई, हमको नई व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको पुरानी व्यवस्था में ही चलना है। ठीक है, खत्म करें इसको। ये जो गंडक नदी जो है वाल्मीकि नगर से लेकर भरवैया तक जाती है जी, उसमें आपने जो है कटाव और विस्थापन का जिक्र किया है। पुल की अगर आप बात करना चाहते पुल हैं, की नहीं, जो विस्थापित हुए जो कटाव से जी 1993 में सरकार ने पुनर्वास नीति बनाया है। जी, उसके तहत जो है जो विस्थापित है उनको 4 डिसमिल जमीन देकर जो है बसाने का प्रावधान है उसका जी। लेकिन आज भी जो है लाखों लोग जो है विस्थापित है उनकी पुनर्वास सिर्फ 90 नहीं, मुझे रास्ते में 80 से में जो कटाव हुआ, बाढ़ आया, उससे विस्थापित लोग मिले, 90 के दौर के मिले, और 2001 से 2004 के बीच में भी एक बड़ी संख्या जो है चौमुखा वाला एरिया में वो विस्थापित हुए थे। तो ये नौतन वाले साइड में, तो ये 3 अलग अलग समयों में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ और कटाव की वजह से विस्थापन हुआ है। किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है।
लोगों ने जो बताया, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लोगों ने जो बताया कि जब कटाव हुआ, जब बाढ़ आया तो उनको पॉलिथीन मिला कि कोई टेम्पररी व्यवस्था करके वो घर में कहीं रह पाए। उसके बाद या तो वो सरकारी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके रोड के किनारे रह रहे हैं, या उनमें से जिनकी साधन, जिनकी ताकत है, वो थोड़ी छोटी मोटी जमीन खरीद कर उन्होंने कुछ घर बना लिया है। सरकार की ओर से इन विस्थापितों को कोई मदद, 80 के विस्थापितों को, 90 के विस्थापितों को और 2001 से 2004 3 बार जो बड़ी बाढ़ यहाँ आई है गंडक की, जिससे बड़े पैमाने पर कटाव हुआ, विस्थापन हुआ, तीनों कैटेगरी के लोग, मैं तीनों जगह गया हूं। लोगों ने दिखाया कि भैया ये 80 के विस्थापित लोग हैं, लोगों ने ये दिखाया ये 90 वाले विस्थापित लोग हैं, लोगों ने ये भी दिखाया, जो मैं आप वार्ड की बात कर रहा था चौमुखा में, वो 2001 से 2003 में जो बाढ़ आया था उसके विस्थापित लोग हैं ना। वहां आज तक नीतीश कुमार गए हैं। मैंने ये भी पूछा कि क्या आपके गांव में, आपके एरिया में नीतीश जी आए हैं, तो आज तक वहां ना मुख्यमंत्री गए हैं, ना लालू जी गए हैं। और जो लोग विस्थापित हैं वो अपने बल पर ही, जो कुछ भी उनके पास है, वो अपनी जीवन जी रहे हैं, उनको सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। एक और लास्ट सवाल है, जैसे यहाँ बैरिया में 2 दिन पहले जो शराब माफिया और पुलिस के बीच झड़प हुआ था, उसमें नीतीश कुमार बोले थे, मतलब एक बयान जारी किए हैं कि अब शराब पीने वाले को नहीं, अब सप्लायर को मतलब जेल होगा। इसमें कहाँ तक मतलब उनका ये, देखिए शराबबंदी की हालत तो ये है कि पत्रकारों ने अब सवाल पूछना भी बंद कर दिया है कि शराबबंदी लागू है कि नहीं। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, कम से कम शराबबंदी पर उनके वाक्य का तो 1 पैसे का वैल्यू नहीं है। पूरे राज्य में आपको मालूम है, कम से कम चंपारण में तो मैं गांव-गांव गया हूं, हर जगह मैं ये ओपनली पूछता भी हूं, होम डिलीवरी हर जगह हो रही है। कहीं किसी शराब माफिया, सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जो प्रशासन का जो अंग जो शराबबंदी से जुड़ा हुआ है, वो उसमें शराबबंदी के नाम पर लूट मची हुई है, जनता को परेशान किया जा रहा है, राज्य सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। और देखिए शराबबंदी बिहार में लागू है, होम डिलीवरी हो रहा है, सरकार का 15,000 20,000 करोड़ का लोगों का नुकसान हो रहा है हर साल। और अगर लागू हो जाती शराबबंदी तो चलिए फिर भी आप मान सकते थे, चलो भाई 15,000 करोड़ का नुकसान है लेकिन शराबबंदी लागू है। यहाँ 15,000 20,000 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है और शराबबंदी लागू भी नहीं है, और शराब माफिया एक अलग खड़ा हो गया, अफसर अलग लूट रहे हैं, और जो गरीब आदमी कहीं गलती से शराब बनाता, बेचता या पीता पकड़ लिया गया, उसको सरकार अलग परेशान कर रही है। हजारों लोग जेल में बंद हैं। जो लोग जेल में बंद हैं वो कोई पैसे वाले तो है नहीं, वो सबसे जो समाज में वंचित गरीब है उसी को जेल में पकड़ के बंद किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो युवा है इसी में, इस कारोबार में लग गए, एक नया माफिया खड़ा कर दिया। तो शराबबंदी तो मैं पहले दिन से जब से आया हूं तब से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ही इसके विरोध में हूं। ये इससे गलत कोई नीति नहीं हो सकती है। आप शराबबंदी लागू नहीं करा पा रहे हैं, उसके बदले में एक माफिया पूरे राज्य में खड़ा कर दिया, पीने वालों की और पिलाने वालों की। और सारे प्रशासन का एक बड़ा वर्ग नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर और विकास का काम छोड़कर सिर्फ शराबबंदी लागू करने और शराबबंदी से वसूली करने में लगा हुआ है। और नीतीश कुमार जी पटना में बैठ के वो पता नहीं उनको कौन रिपोर्ट दे रहा है कि शराबबंदी लागू। आप लोग बताइए जहां रहते हैं, कोई एक भी गांव, एक भी ब्लॉक, एक भी प्रखंड पंचायत बता दीजिए जहां शराबबंदी लागू है। कहीं नहीं लागू है, हर जगह हम होम डिलीवरी हो रहा है। इस पर मतलब अगर भविष्य में कभी आप आते हैं सत्ता में, अगर आपका जब सलाम मिलता है तो आपका क्या, अब सत्ता में आना और क्या करेंगे नहीं करेंगे तो अभी तो कोई बात ही नहीं है भाई। शराबबंदी पर मेरा जो स्टैंड है वो क्लियर बता रहा हूँ कि बिल्कुल गलत नीति है। मैं क्या करूंगा उसकी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ शराबबंदी बिल्कुल गलत नीति है, क्योंकि शराबबंदी यहाँ लागू नहीं है। इससे बिहार जैसे गरीब राज्य में 15,000 से 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और समाज का एक बड़ा वर्ग जिसको आपने शराब माफिया बना दिया, उससे समाज में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। सरकार का, जनता का पैसा कुछ माफिया के हाथ में जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से या तो उसमें शामिल है या उससे दोहन कर रहा है। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? किसी का फायदा नहीं हो रहा, इसका तो सबका, इससे तो सबका नुकसान है।